हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बर्कले-हार्टले का बोला था आपसे, तो हाँ बर्कले-हार्टले की बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजें देखते हैं पहले। मैं आज बात करने वाला हूँ परावर्तन दाब का मापन, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक का प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसको नापेंगे कैसे, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे। मेनली आपके लिए परावर्तन दाब मापने की जो तीन विधियां हैं, मेनली पहली कौन सी है, फेकर विधि, फेकर मेथड है, फेफर मेथड, सॉरी फेकर लिख दिया, फेफर मेथड। दूसरी है मोर्स-फ्रेजर की मेथड और तीसरी है बर्कले-हार्टले मेथड। इन दोनों ही मेथड के कंपैरिजन ये वाली मेथड ज्यादा बेटर होती है और हमको सिलेबस में बर्कले-हार्टले ही पढ़ती है। ये तो मैंने लिख दिया, आप नाम याद रखना। बर्कले-हार्टले के अलावा इसके मेजरमेंट की दो मेथड्स ही हैं, विकल्प वगैरह में काम पढ़ते हैं। तो इसमें अब मैं बात करूंगा बर्कले-हार्टले विधि की, ठीक है। बर्कले-हार्टले विधि, बर्कले-हार्टले मेथड। तो बर्कले-हार्टले मेथड की मैं बात करूं तो देखिए किस तरीके से काम करती है। कहू ना प्यार है, कहू ना प्यार है, कहू ना प्यार है। मेरे दीन के दाता गुरुदेव, गारुण पर चढ़कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान, गारुण पर चढ़कर आ जाना। मेरे हाथ चले ना पावा। चलो, बर्कले-हार्टले मेथड में सबसे पहले ये एक डायग्राम के थ्रू पूरी मेथड है। मैं जो बोलते जाऊंगा वो थ्योरी के अंदर लिखना है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले एक होल, ऐसा एक पात्र, एक पोर्ट लेते हैं जिसके अंदर होल रहते हैं, मतलब एक सरंध्र पात्र लेते हैं। एक ऐसा पात्र लेते हैं जो सरंध्र हो, है ना, जो कैसा हो, सरंध्र हो, जिसके अंदर होल हो, ठीक। और इसी होल पे हम लगा देते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली, मतलब ऐसे SPM लगा देते हैं, ये कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। ये क्या हो गई, SPM, कॉपर फेरोसाइनाइड की ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड की आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई। इस पूरे के पूरे चीज को मैं इसको इधर बता दिया आपको। इस पूरे के पूरे पात्र को हम क्या करते हैं, एक आपके एक गन मेटल, जो लोहा गन मेटल होता है, उसका एक पूरा पात्र बना रहता है, एक पूरा का पूरा। इसको अच्छे से नहीं बन पा रहा है पात्र। इस पूरे सरंध्र पात्र को, ये पूरे के पूरे डब्बे को एक गन मेटल के पात्र से ढक देते हैं। गन मेटल से बना होता है, जिससे नीचे भी ढक देते हैं और इसी से आप ऊपर भी ढक देते हैं। लेकिन ऊपर के ढकने में एक फर्क रहता है कि इसमें ऊपर की ओर क्या होता है, एक पिस्टन लगा होता है, यहाँ एक पिस्टन लगा होता है, और दूसरा यहीं पर एक दाब मापी लगा रहता है, मतलब जो प्रेशर का मेजरमेंट करता है। यहाँ एक इस तरीके से घड़ी रहती है, वो सुई से आपका प्रेशर मेजर करता है कि कितना प्रेशर हो गया। ये पिस्टन लगा होता है। इसके एक और हम क्या करते हैं, एक नली लगा देते हैं, एक ट्यूब लगा देते हैं, और यहाँ पर हम एक लगा देते हैं कीप। कीप क्यों लगाते, यहाँ से हम पानी डालने के लिए कीप लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पानी भर के इसके अंदर लग देते हैं सॉल्वेंट। क्या भर देते हैं इसके अंदर, विलायक। यहाँ पर भरा हुआ है सल्यूशन और यहाँ भी भरा हुआ है सल्यूशन, मतलब दोनों ओर भरा हुआ है आपका विलियन। यहाँ भी विलियन और यहाँ भी विलियन। तो अब देखिए क्या होता है,
कि जब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी, परासरण की प्रक्रिया होगी, तो क्या होगा, ये यहाँ तो फुल है, मान लो ये वाला कहाँ जाएगा, इसको अभी लेके चलो, ये वाला जो है यहाँ भी आप पिस्टन लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चित्र में हम ऊपर ही बताएंगे। यहाँ से जो अणु है विलायक के कण है वो काय में जाने लगेंगे। विलयन में परासरण की प्रक्रिया पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो इससे पहले एक वीडियो देख लेना। तो उसमें से आप देखोगे तो यहाँ से ये कण पूरे पूरे इसमें जाने लगेंगे। जैसे ये इसमें जाने लगेंगे तो मान लो इसको जब आपने पानी से भरा था तो इसमें यहाँ तक पानी था, कहाँ था, यहाँ तक था, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट पॉइंट। इस फर्स्ट पॉइंट तक आपका पानी था, तो जैसे ही यहाँ का पानी इधर जाने लगेगा जल, तो ये स्थिति कहाँ आ गई, सेकंड पॉइंट पे आ गया। कब, जब इसके पार्टिकल इधर चले गए। अब ये परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा था, तो ये जो कांटा है ये शून्य पे रहता है, अभी इस पे कुछ नहीं करते। अब यहाँ क्या करते हैं, इस पिस्टन को नीचे लाते हैं। पिस्टन जैसे ही नीचे आएगा, यहाँ के विलायक के कण कहाँ जाने लगेंगे, सॉल्वेंट में, और ये जल स्तर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जब ये जल स्तर बढ़ने लगेगा तो इस जल स्तर को बढ़ने से ये स्थिति फिर से कहाँ आ जाएगी, पोजीशन 1 पर। जैसे ही ये पोजीशन 1 पर आएगा पिस्टन को रोक देंगे। क्यों, क्योंकि जहां था वहीं आ गया। इससे क्या पता चला, परासरण कितना हुआ था उतने परासरण को रोक दिया पूरे तरीके से, और परासरण को वहीं। तो अब परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगा वो परासरण दाब, तो इसको आपने और दबाया तो प्रक्रिया रुक भी गई, और इस पानी को आपने वापस लौटा के इसके स्तर, जल स्तर को वहीं कर दिया। तो ये विपरीत परासरण की प्रक्रिया भी इसमें कर दी। तो इस परासरण को आप पहले तो यहाँ भी नोट कर सकते हो, रुक गया, और फिर इस विपरीत परासरण करके वापस करके यहाँ पहुंचा दिया। अब ये सुई देखते हैं कहाँ गई, मान लो ये 4 पे गई, तो ये पूरा का पूरा वाष्प दाब जो आपका परासरण दाब था वो कितना लगा, 4 atm। मतलब जितना भी लगेगा वो इससे मेजर कर लेंगे, ये जितना नीचे लाएंगे ये आगे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ घड़ी में नोट हो जाएगा, और कितनी परासरण की क्रिया हुई वो भी आपको पता चल जाएगा। परासरण क्रिया नहीं होगी, सब विलयन अपने अपने हिसाब से आ जाएंगे। बहुत छोटी और बहुत सिंपल मेथड थी, बस इतनी है बर्कले हार्टले विधि। अब इसकी कुछ विशेषताएं, सबसे बड़ी चीज इसमें क्या होता है कि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, इसको यहां से खुला रहता है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी लगता है, जो इसको क्या करता है, बैलेंस करके रखता है, एकदम से ऐसा नहीं आने देता, आराम आराम से हेल्प करता है। तो पहली चीज इससे क्या होता है कि इस अर्धपारगम्य झिल्ली या SPM पर ज्यादा आपका प्रेशर नहीं लगता, जिससे ये फटती नहीं है, पहली चीज। दूसरी मेथड, ये अभी आपको समझ में ही आ गया होगा कितनी सरल मेथड है। दूसरी विशेषता इसकी है कि बहुत सरल है, बहुत सिंपल मेथड है। आपका जल स्तर आपने इसको दबाया और वापस आ गया, और ये बहुत जल्दी भी हो जाती है। तीसरी चीज आप देख रहे हो, बस इसको दबाना है और वापस लेके आना है, प्रक्रिया खत्म। तो इससे मेजरमेंट बहुत आसानी से भी हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट चीज, आगे की बात यदि आप करोगे, और क्या विशेषता है कि आप इससे कितने ही ज्यादा, जिनका बहुत ज्यादा परासरण दाब होता है, बहुत ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उन विलयनों को भी इस विधि से आसानी से निकाल सकते हो। बाकी 2 विधियों से उतने आसानी से नहीं निकाल सकते, इसलिए ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा टॉपिक था। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण के प्रकार। परासरण के मेनली 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है आपका बाह्य परासरण, एक्सोऑस्मोसिस, अंतः परासरण, एंडोऑस्मोसिस, और विपरीत परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। तो विपरीत परासरण तो मैं आपको समझा चुका हूं इससे पहले की वीडियो में, वो आपको पता था RO है ना, वो था। ये बहुत सिंपल है। आपने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक जिसमें अंदर आती है कोई चीज, एक्सो मतलब बाहर जाती। एंडो जहां भी आए मतलब अंदर आना, और एक्सो मतलब बाहर जाना। अंतः और विपरीत परासरण मतलब क्या होता है कि आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि विलयन में से आप विलायक को बाहर निकाल रहे हो, इसको कैसे समझ सकते हो कि आपकी इस तरीके की एक प्रक्रिया है, ध्यान से समझना। यहां आपका सॉल्यूशन है और यहां आपका सॉल्वेंट, ये आपका SPM अर्धपारगम झिल्ली, मतलब यहां आपका विलायक है और ये विलेय है। अभी समझना ध्यान से। तो
अब देखो अर्ध परासरण की प्रक्रिया कहीं भी हो सकती है, इधर के कण इधर भी जा सकते हैं, उधर कण उधर भी, मतलब जाएंगे विलायक के ही। लेकिन जब देखो इधर के कण इधर आएंगे, सिर्फ सॉल्वेंट विलायक में से ही इधर कण आएंगे, तो इसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका साइज जैसे ये कण इधर आएंगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा, और इसका साइज क्या होता चला जाएगा, कम। तो इसके लिए ये कहलाएगा एक्सो ऑस्मोसिस, मतलब बाह्य परासरण, क्योंकि इसके लिए बाहर की ओर हो रहा है। और इसमें क्या है, ये खाक कैसा होता जाता है, फूलता जाता है, तो इसके लिए कैसा होगा, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपने देखा होगा कि जब हम किशमिश जो रहती है उसको आप पानी में डाल दो, तो किशमिश को जब पानी में डालते हो तो वो रात भर में फूल जाती है। उसके अंदर होता है अंतः परासरण, एंडोऑस्मोसिस। अंतः परासरण या एंडोऑस्मोसिस क्या होता है कि आपने कंटेनर लिया, उसमें पानी भरा, उसके अंदर जैसे ही आपने किशमिश को डाला तो उसमें क्या होता है, अंदर की ओर विलायक के कण विलयन में प्रवेश करने लगते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली थे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कर, तो ये किशमिश फूल जाती है। तो इसने क्या किया, अपने अंदर पूरा का पूरा विलायक परासरण की क्रिया करा ली। तो ये कहलाता है एंडोऑस्मोसिस या अंतः परासरण। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी कोशिका में से परासरण की प्रक्रिया अंदर की ओर होती है, कोई विलायक के कण कोशिका में से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं कोशिका के, तो वो कहलाता है अंतः परासरण या एंडोऑस्मोसिस। मतलब जब किसी कोशिका के अंदर, एक कोशिका ले ली, आप सेल समझते हो, कोशिका सेल, मतलब सेल के अंदर जब कोई भी क्रिया हो रही है परासरण की, कि बाहर से कोई विलायक के कण जब किसी कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, किसी सेल के अंदर आ रहे हैं, तो वो कहलाता है एंडोऑस्मोसिस या अंतः परासरण। लेकिन इसी प्रक्रिया में यदि बाहर जा रहे हैं तो वो कहलाता है एक्सोऑस्मोसिस। जैसे मैं आपको एक और बताऊं, जो अंडा होता है, अंडे में से यदि आप उसका वो सफेद वाला ऊपर का खोल निकाल दो, और उस अंडे को आप यदि लवण के विलयन में, मतलब नमक के पानी में डालो, NaCl के अंदर डालो, तो वो अंडा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि नमक का पानी उसका पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है, तो वो फूल नहीं पाता। उसमें होता है आपका एक्सोऑस्मोसिस, वाह परासरण, क्योंकि अंडे से NaCl पूरा पानी खींच लेता है। लेकिन उसी अंडे को आप वो सफेद खोल को निकाल करके, ये एग्जांपल भी आप लिख सकते हो दोनों का, एक्सो और अंडे से ही। अंडे को यदि NaCl में डालोगे तो वो सिकुड़ जाएगा, है ना, सिकुड़ जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, अब को सेंट्राइज हो जाएगा, तो वो कहलाएगा बाह्य परासरण या एक्सोऑस्मोसिस। लेकिन उसी अंडे को जब पानी में डालोगे तो वो फूल जाएगा, तो फूल जाएगा तो वो कहलाएगा आपका एंडोऑस्मोसिस या अंतः परासरण। तो समझ गए होंगे आप, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। जब कोई चीज अंदर जाएगी तो वो कोशिका के अंदर जाएगा विलायक के कण, तो वो कहलाएगा आपका एंडोऑस्मोसिस, अंतः परासरण। बाहर निकलेगा तो वाह परासरण। समझ गए, बहुत सिंपल था। थर्ड वाला आपका है विपरीत परासरण, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, तो इसमें ज्यादा चर्चा की जरूरत है। अब कुछ और डेफिनेशंस, तो इन डेफिनेशन में मैं आपको बता दूं कि विलयन का एक और प्रकार है जो परासरण के आधार पर है। हालांकि हमको वहां लिखने की जरूरत नहीं है, पूछे कोई टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाँ कोई विशेष परिस्थिति हम पूछे कि सर बताइए, या पूछे आपसे कि बच्चे बताइए कि परासरण के आधार पर भी क्या विलयन के प्रकार हैं, तो कहना बिल्कुल हाँ है। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। क्या देखते हैं, आपको परासरण के आधार पर यदि विलयन देखना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, एक बात रख लेना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, स्थिर ताप पर। अब आप क्या करो कि स्थिर ताप ले लो, ठीक है। एक बात बता दूं, मैंने आपको ये बताया है, लेकिन आपको कभी परीक्षा में पूछे विलयन के प्रकार लिखिए, तो इस आधार पे कभी नहीं लिखने हैं, ये विशेष ध्यान रखना। वो तो कोई पूछ ले विशेष कंडीशनों में तो ही लिखना। तो आप एक बात ध्यान रखना, यहां हमेशा 2 विलयनों का कंपेरिजन है। कितने विलयनों का? 2। आप क्या करें, एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें, एक स्थिर ताप ले लें। जैसे आपने 35 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो 35 डिग्री सेल्सियस पर एक विलयन ए है,
और दूसरा विलयन बी है, इन दोनों का ही आप परासरण दाब निकालें। बर्कले हार्टले विधि आपको बताई दी है, दोनों का परासरण दाब कैलकुलेट करें। यदि दोनों का परासरण दाब बराबर आता है तो वो समपरासरी विलयन होंगे। समझ गए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर यदि आप क्या करते हैं कि ऑस्मोसिस, परासरण दाब को मैं कर देता हूं ओपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है? तो आप कह सकते हो ओपी ऑफ ए इक्वल टू ओपी ऑफ बी। यदि एक स्थिर ताप पर दो विलयनों के परासरण दाब समान है तो वो दोनों ही समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। समझ गए बात को कि दो विलयनों के परासरण दाब यदि एक ही ताप पर समान है तो वो कहलाते हैं समपरासरी विलयन। और जब दोनों के बराबर नहीं है तो या तो क्या हो सकता है, ए और बी के परासरण दाब कैसे हो जाए बराबर। यदि बराबर है तो समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यदि बराबर नहीं है, मैं कहता हूं कि इफ यहीं से लिख देता हूं, इफ ओपी ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू ओपी ऑफ बी, दोनों परासरण दाब बराबर नहीं है तो फिर आप यहां आ जाइए। तो कंडीशन क्या बनेगी कि या तो ओपी ऑफ ए ग्रेटर देन ओपी ऑफ बी या फिर ओपी ऑफ बी ग्रेटर देन ओपी ऑफ ए। या तो ए का परासरण दाब ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा, ये कंडीशन होगी ना। तो जब दोनों के परासरण दाब बराबर नहीं होते तो तब जिसका परासरण दाब ज्यादा होता है वो किसी का भी हो, ए का हो बी का हो, जिसका परासरण दाब ज्यादा होता है वो अति मतलब ज्यादा, तो जिसका परासरण दाब ज्यादा होता है वो अति परासरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और जिसका उसी टाइम पर परासरण दाब कम होता है वो अल्प परासरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहां पर कौन है हाइपरटोनिक? हाइपरटोनिक या अतिपरासरी ए है इस कंडीशन में और दूसरी वाली में बी है। और इधर अल्प परासरी या हाइपोटोनिक फर्स्ट कंडीशन में बी है और सेकंड कंडीशन में ए है। तो आप समझ गए, ये प्रकार बहुत सिंपल है। आप दो सॉल्यूशन लीजिए, टेम्परेचर सेम रखिए, आप ऐसे दो सॉल्यूशन लें जिनके परासरण दाब समान है, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, देन दोनों के परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो वो समपरासरी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। लेकिन यदि खुदा न खास्ता दो बराबर नहीं निकले तो क्या करना है, फिर आ जाना है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो जिसका परासरण दाब ज्यादा वो हाइपरटोनिक और जिसका परासरण दाब कम वो हाइपोटोनिक। जो कम वो हाइपो और जो ज्यादा वो हाइपर। ठीक है, हाइपर मतलब ज्यादा। समझ गए? तो ये थी कुछ चीजें परासरण दाब से रिलेटेड इसमें। और अब आपसे कई बार पूछ लिया जाता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके परासरण के ऑस्मोसिस के। तो इसमें बहुत सी चीज है कि आप कोई जैविक महत्व भी बता सकते हो। ठीक है, कोई भी जैविक महत्व बता दो आप। इसका जैविक महत्व के अंदर आप बता सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, है ना। इंपॉर्टेंट में आप बता सकते हो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट्स भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल मतलब आपकी जो मैंने कोशिका के लिए बताया ना कि अंदर जाना और बाहर आना, ये बाहर परासरण अंतर परासरण से भी कई बार फायदा हो सकता है। रक्त कोशिकाएं अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा ही कई चीजें करती, हीम वगैरह बनते हैं। जेम और जेली का परीक्षण इसी से किया जाता है। तो ये उतना ज्यादा सिर्फ थ्योरी है, तो आप थोड़ा पढ़ लेना इसको। जेम और जेली से रिलेटेड चीजें हैं। और थर्ड चीज है इसके अंदर कि वो मैंने बताया था जल से क्या फर्क पड़ता है, अंदर जाना और बाहर आना, अंडे का एग्जाम्पल दे करके, तो वो भी एक चीज है। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक लेने वाले हैं वन ठाप कल की वीडियो के अंदर। और मैं बोल रहा हूँ सबसे खतरनाक वन ठाप, कल उसको ध्यान से देखना, राउल्ट पढ़ लेना, सॉरी परासरण का वो पाई वाला फॉर्मूला पढ़ लेना, जरूरत पड़ेगी आपको वन हाफ के अंदर। ठीक है, थैंक यू, तब तक के लिए गुड बाय।